Hello student, I am Pankaj Singh, Assistant Professor of Political Science in Government College D। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान की कुछ सामान्य जानकारियाँ जो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को होनी ही चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है राज्य और राष्ट्र। राज्य और राष्ट्र में बेसिक क्या डिफरेंस होता है और ये किस चीज़ को कहा जाता है। तो राज्य क्या है? राज्य सामान्य भाषा में आप लोग, हम सभी जो भी हैं, राज्य राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनको कहा जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान की भाषा में इनको हम राज्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राज्य के पास 4 अनिवार्य तथ्य होने चाहिए। पहला है इसमें जनसंख्या, यानी राज्य बनने के लिए इसमें पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि एक जनसंख्या होनी चाहिए। अब जनसंख्या तो है, लेकिन उसको रहने के लिए कोई निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। इसका मतलब निश्चित भूभाग भी है। जैसे भारत है, भारत में जनसंख्या है, निश्चित भूभाग आपको पता हो तो इनका एक मानचित्र है भारत का, उसी के भीतर ही तो रहती है जनसंख्या। तो इसका मतलब जनसंख्या हो गया, निश्चित भूभाग हो गए, वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर रहती भी है। अब रहने लग गई जनसंख्या, तो अब उसके लिए नियम, कायदे, कानून बनाने वाली कोई संस्था भी होनी चाहिए। इसका मतलब कोई ऐसी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि उसके कानूनों को बना सके और उनको लागू कर सके। तो इसीलिए हमारा अगला पॉइंट कौन सा आता है? सरकार। सरकार बन गई। अब इसके बाद में सरकार कोई नियम बनाती है या कोई व्यवस्था लागू करती है, तो आप जैसे सामान्य लोग क्यों मानेंगे सरकार की बातों को? जब सरकार के पास शक्ति नहीं होगी तो क्या कोई जन सामान्य उसकी बातों को मानेगा या फिर उसके नियमों को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए अगला पॉइंट हमारा आता है संप्रभुता, यानी सरकार के पास क्या होनी चाहिए? संप्रभुता। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है ऐसी शक्ति जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। यानी सरकार के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपना निर्णय लेने के लिए ना तो आंतरिक रूप से दबाव में हो और ना ही वो बाह्य रूप से किसी अन्य देश के दबाव में हो। तो 1947 से पहले क्या भारत एक राज्य था? नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। 1947 से पहले भारत आंतरिक मामलों में स्वतंत्र था। ठीक है, वो अपने कानून बना सकता है या वो कोई नियम लागू कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी अन्य देश से संबंध स्थापित करता है तो भारत को ब्रिटेन की संसद की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका मतलब क्या है कि भारत आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र था, लेकिन बाह्य रूप से किसी अन्य देश के क्या था? अधीन था। इसका मतलब भारत के पास संपूर्ण प्रभुसत्ता नहीं थी। क्लियर? लेकिन अब तो है। हम 1947 से पहले वाले भारत को राज्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी? संप्रभुता। इसीलिए राजस्थान, यूपी, बिहार, अन्य जो जितने भी स्टेट हैं, जिनको हम आम बोलचाल में स्टेट बोल देते हैं, राज्य बोल देते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान की भाषा में उनको हम राज्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनके पास संप्रभुता नहीं है। अंतिम संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ हो। क्लियर? अगर खिलाफ होगा तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 356, जिसको राष्ट्रीय आंतरिक आपात भी बोलते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन बोल लो, या फिर राज्यों में जब शासन व्यवस्था संविधान के तहत नहीं चलती या वो केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता राज्य, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में क्या घोषित कर दिया जाता है? आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत। क्लियर? अगला आता है हमारा राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था क्या है। राजतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राज्य प्रमुख वंशानुगत हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा, राजा का बेटा राजा, वो राज्य प्रमुख बनेगा। तो ऐसी शासन व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? राजतंत्र। राजतंत्र किन किन देशों में है? राजतंत्र ब्रिटेन में है, सऊदी अरब में है, ऑस्ट्रेलिया में है
और भी ऐसे काफ़ी देश हैं जिनमें राजतंत्र व्यवस्था को अब भी प्रचलन में रखा गया है। राजतंत्र के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था कौन सी होती है? गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है? राज्य प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी वो वंशानुगत नहीं होता, उसका चुनाव होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में कौन सी व्यवस्था है? राजतंत्र या गणतंत्र? गणतंत्र है। अधिकांश देशों में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? गणतंत्र व्यवस्था को। तो आपने देखा राज्य प्रमुख, क्या आपको पता है राज्य प्रमुख क्या होता है? राज्य प्रमुख और शासन प्रमुख दो टर्म यूज की जाती हैं राजनीति विज्ञान में। तो राज्य प्रमुख का मतलब होता है किसी भी देश का सर्वोच्च पद, किसी भी देश के सर्वोच्च पद को हम क्या बोलते हैं? राज्य प्रमुख। जो हमारे देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, प्रथम भारतीय नागरिक, वो सबसे बड़ा पद होता है कौन सा? राज्य प्रमुख। तो भारत में राज्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और शासन प्रमुख उसे कहते हैं जो सारी शासन शक्ति जिस पद के इर्द गिर्द घूमती है उसे हम शासन प्रमुख कहते हैं। यानी भारत में शासन प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। और राज्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। गणतंत्र व्यवस्था भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और अधिकांश देशों में है। जिन देशों में राज्य प्रमुख का चुनाव होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र व्यवस्था। अगला हमारा आता है एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्ति केंद्र के पास रहती है, यानी राज्यों को कोई शक्ति संविधान के तहत प्राप्त नहीं होती। किससे प्राप्त करते हैं राज्य अपनी शक्ति? केंद्र सरकार से। यानी सारी शक्ति किसमें निहित है? एक केंद्र में। क्लियर? जब सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित हो तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में है? ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, चीन में है, जापान में है और भी काफ़ी देश हैं जिनमें एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला आता है हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था। संविधान द्वारा जब शक्ति केंद्र और राज्य में वितरित की जाती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी शक्तियां संविधान में हैं और संविधान ने शक्तियां किनको दी है? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। यानी राज्य केंद्र के अधीन नहीं है। राज्यों को भी शक्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? संविधान से। और केंद्र को भी शक्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? संविधान से। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? अमेरिका ने। संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम अमेरिका में लागू की गई थी, इसीलिए संघात्मक व्यवस्था का जनक किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं अमेरिका, भारत, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और भी बहुत सारे देश हैं जिनमें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र, ये वर्ड आपने काफ़ी सुना है, लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? लोकतंत्र, इसके शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, लोक माने जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, जिसको यूनानी भाषा में डेमोक्रेसी भी कहते हैं और इंग्लिश वर्जन भी इसका डेमोक्रेसी है। डेमो यानी जनता और क्रेसी का मतलब होता है शासन। इब्राहिम लिंकन की बहुत ही पॉपुलर परिभाषा रही है, जनता का जनता द्वारा चुना गया, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता स्वयं ही कानून बनाती है, स्वयं ही उन कानूनों को लागू करती है और स्वयं ही वो न्याय का कार्य करती है। यानी प्रत्यक्ष, जिस तरह गांव में नहीं होते पंच, वही कानून बनाएंगे, वही लागू करेंगे और वही न्याय करते थे, तो उस टाइप का है कुछ क्या? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है किसी भी देश की, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र पुराने टाइम पे तो ठीक था, लेकिन अधिक
जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना संभव नहीं है। इसीलिए विश्व के अधिकांश देशों ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया है, ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रभावी था। पहले यूनानी नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे यूनान में जनसंख्या भी कम थी, नागरिक भी कम हुआ करते थे, और यूनान में तो कुछ व्यक्तियों को ही नागरिकता प्राप्त थी, और जो अधिकांश जनसंख्या जैसे महिलाएं, मजदूर, अशिक्षित, उनको नागरिक का दर्जा ही नहीं था। यानी कुछ व्यक्ति ही ऐसे थे जो नागरिक थे और वही शासन चलाते थे और वही कानून बनाया करते थे। तो आज के टाइम पे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव ही नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। विश्व के अधिकांश देशों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधनों को अपनाया गया है। कुछ उसके कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी विद्यमान है। स्विट्जरलैंड में राज्यों को क्या कहते हैं? कैंटन। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या हैं? मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कैसे संभव बनाया जाता था, तो उसकी कुछ विधियां हैं, जैसे रिकॉल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याहन। रिकॉल का मतलब होता है हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि चुनाव हर 5 साल में होते हैं, आम चुनाव, और हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो 5 साल तक रहता है, जितनी उसकी समय सीमा है। अगर 5 साल तक उसने अच्छा कार्य नहीं किया, आप उस प्रतिनिधि के कार्यों से संतुष्ट नहीं हो, तो क्या ऐसा कोई अधिकार है कि हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम उसको वापस बुला सकें उसकी कार्य अवधि समाप्त होने से पहले? तो रिकॉल का मतलब होता है जब हम अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं होते उसके कार्यों से, तो उसको 5 साल से पहले भी उसको हम वापस बुला सकते हैं, उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? रिकॉल। क्लियर? तो अगला हमारा आता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता के विचार जानना। सरकार अगर कोई भी निर्णय लेती है तो उस पर जनता का मत लिया जाता है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या इस फैसले के पक्ष में और कितनी इसके विपक्ष में है। तो ये जनमत संग्रह और रिकॉल, इन प्रणालियाँ और भी काफ़ी प्रणालियाँ हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सहायक हैं। उन सारी प्रणालियों को कहाँ अपनाया गया है? स्विट्जरलैंड में। अगला हमारा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी जनता स्वयं शासन नहीं करती। वो किसके माध्यम से शासन करती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो उसने चुनकर भेजे हैं। जैसा कि आपको पता है कि व्यवस्थापिका में कौन बैठते हैं? एमएलए और एमपी। और एमएलए एमपीओं को कौन चुनकर भेजता है? जनता। इसका मतलब जनता ने एमएलए एमपीओं को चुना, और एमएलए एमपी किसके सदस्य हैं? व्यवस्थापिका के। और व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से जनता ही कानून बना रही है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। बड़े जनसंख्या वाले देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही व्यवहारिक है, इसीलिए अधिकांश देशों ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया हुआ है। अगला हमारा टॉपिक आता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम ब्रिटेन में अपनाया गया था, इसीलिए ब्रिटेन को संसदात्मक व्यवस्था का क्या कहा जाता है? जनक। संसदात्मक व्यवस्था किन किन देशों में है? ब्रिटेन में है, भारत में है, कनाडा में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और भी बहुत सारे देश में जिनमें संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो संसदात्मक व्यवस्था कहते किसे हैं? इसकी विशेषताएं देखिए आप। इसकी फर्स्ट विशेषता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। अब क्यों होता है घनिष्ठ संबंध? तो हम अगली विशेषता में देखेंगे कि कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थापिका में से होता है। इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिका का जन्म किस में से हो रहा है? व्यवस्थापिका में से। भाई जब जन्म व्यवस्थापिका में से हो रहा है कार्यपालिका का, तो इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होगा ना। तो ये हमारी पहली वाली विशेषता का एक्सप्लेन है। कौन सी? दूसरी विशेषता। अगली विशेषता आती है हमारी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थापिका में से हो रहा है तो इसका मतलब वो उत्तरदायी भी होगी।
कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति इसीलिए उत्तरदायी होती है क्योंकि कार्यपालिका का जन्म किस में से होता है, व्यवस्थापिका में से, और इनमें घनिष्ठ संबंध भी इसीलिए होता है क्योंकि कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थापिका में से हो रहा है। अगला पॉइंट आता है हमारा कि संसदीय व्यवस्था में राज्य प्रमुख व शासन प्रमुख दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। राज्य प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है और शासन प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्लियर? यानी शासन प्रमुख और राज्य प्रमुख दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। राज्य प्रमुख तो होता है नाम मात्र का प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। क्लियर? संस्थात्मक, इसमें मैं ये नोट डालना भूल गई कि संस्थात्मक व्यवस्था जिन देशों में पाई जाती है उन्हीं में ही प्रधानमंत्री पद पाया जाता है। यानी जहाँ संस्थात्मक व्यवस्था होगी वहाँ प्रधानमंत्री पद भी पाया जाएगा और जहाँ संस्थात्मक व्यवस्था नहीं होगी वहाँ प्रधानमंत्री नामक पद भी नहीं पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, संस्थात्मक नहीं है। तो अमेरिका में आपने सुना है कभी प्रधानमंत्री पद होता है? नहीं, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री पद है ही नहीं। क्लियर? अगला आता है हमारा टॉपिक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? अमेरिका में है, ब्राजील में है और कुछ दक्षिणी अमेरिका के देशों में है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल विपरीत है किसके? संसदात्मक व्यवस्था के। तो जो विशेषताएं संसदात्मक व्यवस्था की थी वो बिल्कुल विपरीत किसकी हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। तो इसमें पहली विशेषता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थापिका में से नहीं हो रहा है। जब जन्म नहीं हो रहा तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होगी। क्लियर? तो इसका एक रीजन बताती हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में मंत्री बनने के लिए व्यवस्थापिका की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। यानी व्यवस्थापिका का ये जरूरी नहीं है कि कोई भी मंत्री बने वो व्यवस्थापिका का सदस्य हो ही। इसका मतलब व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति, वो भी मंत्री बन सकता है। कहाँ पर? अमेरिका में। यानी राष्ट्रपति अपने किसी भी विश्वास पात्र को, अपने रिश्तेदार को, अपने भैया को, अपने